हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल खुशी कुमारी में। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2 राजा गिजानो नगर के बारे में। तो पहले भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन के बारे में बताया था जैसे कि 16 महाजनपदों के बारे में। तो आज हम लोग पूरा विस्तार रूप से जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या जो विशेष है वो सब आज हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो हम लोग पहले देखेंगे इसमें ऋग्वेद के बारे में कुछ क्वेश्चन है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का लेखन किसके द्वारा किया गया। हाँ, तो इसका आंसर होगा सिंधु नदी तथा इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा, ठीक है। तो ऋग्वेद का जो लेखन जो किया है वो है सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने किया था। और ये ब्राह्मी खरोष्टी लिपि के बारे में मैंने पहला वीडियो में बता दिया है कि ब्राह्मी खरोष्टी लिपियों की खोज किसने की थी। तो इसमें जेम्स प्रिंसेस होगा। और अभिलेख शास्त्र, ये सब है जो शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए 16 महाजनपदों के नाम है, उसमें वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, तो ये सब तो इसमें देखिए ऋग्वेद के समय या संस्कृत के धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना किसने की, तो ब्राह्मणों ने। तो देखिए ये सब क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं चैप्टर में और क्या क्या प्रमुख है। तो इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में है। देखिए आप लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में है। तो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक के बारे में इसमें दिया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें इसमें विस्तार रूप से जानने को मिलेगा। उसका जो संस्थापक से लेकर के उसका जो रहन सहन, उसके बाद फिर आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ये सब किस प्रकार से थी, तो वो सब जानने को मिलेगा। और कुछ जो प्रमुख पुस्तकें थी वो सब किसके द्वारा लिखा गया, तो इसमें देखिए एक है, आप लोगों को ये आगे भी जानने को मिलेगी कि इंडिका जो पुस्तक थी वो किसने लिखा था। तो ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, आगे भी ये पूछा जाए, ठीक है। जो यूनानी राजदूत था, ठीक। और एक है अर्थशास्त्र की रचना किसने की, ये भी एक क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की। ये हमेशा देखेंगे हम लोग, आगे पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में भी आने का चांस है। तो इसमें होत्री थे कौटिल्य, और जिसे हम लोग चाणक्य भी कहते हैं, तो अर्थशास्त्र की रचना उन्होंने की। और एक क्वेश्चन है कि मौर्य शासकों का उल्लेख किस किस ग्रंथों में मिलता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि मौर्य शासकों का उल्लेख किस किस ग्रंथ में मिलता है। तो देखिए इसमें जो ये दो पुस्तक का जो अभी इसमें वर्णन किया गया है, मेघनाद और अर्थशास्त्र का, तो इसमें भी आपको ये मौर्य शासक जो है उसके बारे में जानने को मिलेगी। उसके बाद फिर जैन बौद्ध धर्म जो है उनके ग्रंथों में भी मौर्य साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। आगे हम लोग देखिए राजनीतिक केंद्र क्या क्या था मौर्य साम्राज्य का, उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है कि किस प्रकार से उन लोगों का संचालन होता था। देखिए तो हमें मौर्य साम्राज्य को विस्तार रूप से देख लेना है कि कैसा क्वेश्चन है या उसमें क्या क्या विशेष बात है जो हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म, तो अशोक के धम्म क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमें देखिए इसका आंसर हम बता देते हैं। अशोक के अनुसार धम्म साधुता है, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मधुता, दूसरे के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दाने तथा संचिता का होना। मतलब कि इसमें पाप रहित होना, अच्छे कार्य करना, इस सब के बारे में, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में इसमें धम्म में दिया हुआ रहता है, तो वो हमें देख लेना है। फिर इसमें एक टॉपिक है कि मौर्योत्तर काल भारत में राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। तो मौर्य काल का जो प्रशासन, राज्य व्यवस्था, उसके बारे में हमें देखना है। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए और क्या क्वेश्चन है इसमें है मौर्योत्तर काल में वाणिज्य व्यापार। तो देखिए इसमें वाणिज्य व्यापार के बारे में भी दिया हुआ है इस चैप्टर में कि उस समय जो व्यापार किस प्रकार से किया जाता था, तो वो भी हमें अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए
मौर्यतर काल के सिक्के के बारे में हमें पढ़ना है। मौर्यतर काल की मूर्ति कला, तो देखिए मौर्य काल जो था उसमें मूर्ति कला का प्रचलन बहुत था। उस समय मूर्ति कला उस समय का जो एक मुख्य कार्य था मूर्ति कला, तो मूर्ति कला का भी इसमें वर्णन मिलता है, तो वो भी हमें पढ़ना है। आगे देखेंगे, देखिए मौर्य काल का समाज, तो उस समय का समाज किस प्रकार से था वो देखना है। साहित्य के बारे में देखना है कि उस समय मौर्य काल में साहित्य किस प्रकार से थी। गुप्तचर, उसके बाद है प्रांतीय शासन। जो पॉइंट है मैं वो सब बता दी हूँ कि जो मुख्य मुख्य पॉइंट क्या क्या है वो हमें पढ़ना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए है कि मौर्यतर काल के भूमि एवं ये देखेंगे शुंग साम्राज्य वंश के बारे में। तो ये 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक है। और आगे का वंश देख लेते हैं और क्या क्या है इसमें। तो आगे देखेंगे आंध्र सातवाहन वंश के बारे में इसमें दिया हुआ है। उसके बाद है वाकाटक वंश। ये सारा मौर्य जो साम्राज्य था उसी के वंश के बारे में इसमें दिया हुआ है। उसके बाद है हिंद यूनानी वंश, शक वंश, आप देख सकते हैं ये सब सारा वंश है। तो मैं ये वंश सब के बारे में तो नहीं बता रही हूँ, सिर्फ ये बता देती हूँ कि कौन कौन सा वंश उस समय था। तो एक है पहलव वंश, कुषाण वंश। कुषाण वंश हमें, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे बीए में, आप लोग अगर ग्रेजुएशन करेंगे तो आप लोग ये सब ज़रूर पढ़ेंगे। सातवाहन वंश के बारे में, कुषाण वंश के बारे में, ये सारा डिटेल से ग्रेजुएशन में दिया हुआ है। फिर आगे है कण्व राजवंश। फिर गुप्त साम्राज्य। तो ये देखिए गुप्त साम्राज्य ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है ये जानना कि गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, अभी भी प्रयागराज इसका नाम फिर से चेंज कर दिया है, तो वह होगा। फिर श्रीगुप्त वंश। तो ये इन्होंने ही, श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश का संस्थापक यही थे। फिर आगे देखेंगे घटोत्कच वंश। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि जो सेकंड चैप्टर है इसमें कितने सारे वंशों का वर्णन किया गया है। आगे भी समुद्रगुप्त के बारे में दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इसमें बताया गया है, कुमारगुप्त। तो मतलब सेकंड चैप्टर में सिर्फ जितने भी वंश हैं उसके बारे में है। उसके बाद हम लोग देखिए सारा प्रशासन व्यवस्था सब कुछ हम लोग देख